Hello and welcome everyone. So today is part 2 of our chapter, A Work of Artifice, and it is a very interesting chapter. I hope all of you must be liking it. Most importantly, women, you must be liking it. The girls in my channel, they must be liking it. So we will move to the boys also. There is a lot many things to learn. अगर आपने line wise explanation follow नहीं किए हैं, मतलब part 1 follow नहीं किए हैं, तो ये picture के साथ बहुत ही अच्छा explanation यहाँ पे था, तो वो आप एक बारी चेक करके फिर आज की क्वेश्चंस पे आना, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, ऊपर दिखेगा आपको कहीं, वो आप देख लेना। वो देख के फिर इसमें आना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, तो वो आप फॉलो कर लेना। ठीक है, तो आज है पार्ट 2 ऑफ इट। यहाँ पे slothskill.com में आपको क्लास 9, 10, 11, 12 सबका टॉपिक्स मिलेंगे। अगर कुछ नहीं है, एक कमेंट सेक्शन वहाँ पे भी आपको मिलेगा, वो आप मुझे बता देना, मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चंस जो भी मतलब आपको चाहिए वो वहाँ पे मैं डलवा दूँगी। ठीक है, थोड़ा दिन पहले बता देना, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिश करने के लिए जो वी वर्क इन अ टीम ना, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है अपलोड करने में, तो दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा दिन बाद मुझे मतलब पहले मुझे बता देना, ताकि मैं वो कर पाऊँ। और एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ था जानने के लिए, मुझे जानना था आपसे कि लास्ट ईयर जब मैं वीडियो डाल रही थी, तब मुझे बहुत लोगों ने बताया कि उसको कंप्लीट इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसने मुझे हिंदी में बोलने के लिए बोला। तो आई डोंट नो हाउ माय हिंदी इज़, बिकॉज आई एम नॉट एन ओरिजिनल हिंदी स्पीकर, ओके, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जहाँ पे बंगाली इज़ द मदर टंग। सो मुझे पता नहीं है कि हिंदी मैं ठीक से बोल पा रही हूँ कि नहीं, तो ऑफ कोर्स मिस्टेक्स होंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राइड, ताकि बहुत सारे लोग जो मतलब समझ में थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब तकलीफ़ हो रहा है, उसको आसानी हो। ठीक है, तो आप मुझे ये थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं हो, मतलब आई जस्ट होप दिस डज़ नॉट हैपन कि मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे बताना, फिर अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि इंग्लिश में करें कि हिंदी में, या दोनों में, जैसे हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो वर्क ऑफ आर्टिफिस का पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशंस। वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द एक्सप्लेनेशन वैसे हम लास्ट क्लास में भी किए थे। थीम इसका, जो भी पोएम होगा उसमें थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक रहता है। स्टाइल, टाइटल, फिगर्स ऑफ स्पीच, कोई भी पोएम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट होता है। और समरी मैं थोड़े पहले ही आपको बता दूंगी, ये आपको काम आएगा। और लाइन वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज़ मी। तो जो हमने पहले आपको बता दिया था पहला दिन ही कि जब हम कोई भी पोएम रीड करेंगे, तब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके बारे में, मतलब जिसने ये पोएम लिखा उसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। क्योंकि सोचो, आपने एक कविता लिखा और किसी ने पूछा ही नहीं कि ये लिखा किसने, लेकिन रीड कर रहे हैं, कोट्स करके व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इतना नहीं रीड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मार्ज पियर्सी, ये कहाँ से है? अमेरिकन पोएट, नॉवलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि एक्टिविस्ट है, वो क्या है? फेमिनिस्ट है, जैसे नेक्स्ट कहीं पे मिलेगा आपको। शी अटेंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये उसका एजुकेशन के बारे में। ये थर्ड पॉइंट देखो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हु हैज़ रिटन एंड स्पोक आउट इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म एंड सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस ही तो है कि किसी को इक्वालिटी, मतलब किसी के पास बहुत पावर है, किसी के पास पावर ही नहीं है। फेमिनिज्म मतलब ये शी फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन। एनवायरमेंटलिज्म, फॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, बेनिफिट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके बारे में सोचे, ये इसके बारे में लिखा। ओके, फिर ये पॉइंट छोड़ दो। इन एडिशन टू अर राइटिंग, पियर्सी इज ये भी इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। ये इसके 3 बार शादी हुई थी। सेकंड हस्बैंड वाज अ पोएट, रॉबर्ट बी सिल्वर्स, को फाउंडेड न्यूयॉर्क रिव्यूज़ ऑफ बुक्स, नॉट रिक्वायर्ड दैट मच। बहुत सारे रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स थ्रू आउट हर करियर, बहुत सारे अवार्ड्स मिले इनको, इंक्लूडिंग द, अच्छा ये नाम आप याद रख सकते हो, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ये जो लाइन मैंने हाईलाइट किया, ये थोड़ा सा रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, समरी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम एक बार रीड कर लेते हैं। अ वर्क ऑफ आर्टिफिस बाय मार्ज पियर्सी इज़ अ पोएम दैट यूजेज द मेटाफर ऑफ अ बॉन्साई ट्री। ओके, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटाफर, ये पूरा पोएम ही मेटाफर है। ये जो वर्क ऑफ आर्टिफिस है, ये एक्चुअली क्या है, एक बॉन्साई कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बोले हैं, लेकिन आइडियली इसका
ये क्या है, क्यों बोल रहे हैं बॉन्साई कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमको ये जानना था कि जो विमेन है उसको भी तो ऐसे ही शेप करवाए जाते हैं ना, कि आपको कुछ नहीं आता है, आप अगर बाहर जाओगे तो किसी को साथ में लेके जाओ, आपको ड्राइविंग नहीं करना है, आपको स्कूटी नहीं चलाना है, ऐसा तो करते थे पहले, बाहर जाने ही नहीं देते थे, तो स्कूटी या गाड़ी क्या चलाएंगे, ठीक है ना। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन विमेन, बहुत एक्सपेक्टेशंस था कि ब्यूटीफुल लगना चाहिए, बातें ठीक से करना चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं जाना है, कोई काम सिर्फ घर का काम करना है, घर के अंदर रहना है, ये सब। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ गार्डनर हु, ये जो गार्डनर है ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल भी है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ट्री कुड हैव ग्रोन टू 8 feet टॉल, द गार्डनर लिमिट्स द ग्रोथ, इंपॉर्टेंट वर्ड है लिमिट्स इट्स ग्रोथ टू अ मेयर 9 inches, ज़्यादा ग्रो ही नहीं करने दिया, 9 inches रह गया, ठीक है, इतना कर पाते थे। सोचो 19th century में, ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था कि इतना सा ग्रो कर पाते थे। 19th century का वुमेन भी तो डॉक्टर्स बन सकते थे, इंजीनियर्स बन सकते थे, मून पे जा सकते थे, लेकिन गए क्यों नहीं, क्योंकि उसको ये कैपेबिलिटी ही नहीं था, उसको ऐसे प्रून किया बॉन्साई जैसा कि वो ग्रो ही नहीं कर पाया, एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं किया, तो कैसे करोगे, कैसे जाओगे चांद पर, ठीक है। तो द गार्डनर क्रूम्स टू द ट्री दैट इट इज़ लकी टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वीक एंड टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। द पोएम टू हैव अ पॉट मतलब उसका एक घर है, वो ये घर के अंदर ही रहेगा, जैसे बॉन्साई ट्री रहता है, कहीं पे और पे जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। Central theme is the idea that women are constrained and controlled by societal expectations that limit their potential. Very important line, highlight करके लिख लो कि वो उसका potential reach ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है कि आपको ये नहीं करना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, 8 बजे से पहले घर के अंदर आना है, ये सब करते करते ऐसा एक सिचुएशन हो गया है कि वो लड़की मतलब छोड़ ही दिए हैं सोचना कि मैं कुछ कर पाऊँगी, ठीक है। The bonsai tree is a symbol of women and the pot in which the it is planted represents the restricted roles and expectations placed upon them. The poem uses personification, hyperbole, irony, symbolism and imagery to convey the message and comment on the societal pressures. ये जो figures of speech है जिनके बारे में हम बात करेंगे, ये सब यूज़ इसलिए किए गए हैं ताकि हम शो कर पाए कि women का situation क्या है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी में, ठीक है। ये टॉपिक हुआ हमारा समरी। अभी चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछे गए हैं, देखो। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ अ वर्क ऑफ आर्टिफिस बाय मार्ज पियर्सी। मतलब क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है इसका थीम क्या है। हमने समरी कर लिए हैं, अभी इसका थीम करेंगे। इसका जो थीम है वो देखो, मैं इंग्लिश में भी बताती चलती हूँ और हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलूँगी, आप सुन लेना, जो आपको आसान लगे वो आप यूटिलाइज़ करना। थीम ऑफ द पोएम में फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे थीम ऑफ अ वर्क ऑफ आर्टिफिस। लिटरल थीम क्या है, मार्ज पियर्सी स्पीक्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। एनवायरमेंटलिज्म में भी तो हमने देखा ना, मार्ज पियर्सी ने एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत सारी बातें की है, तो इसमें एनवायरनमेंट भी तो एक पार्ट है कि नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि एक प्लांट जो इतना हाइट तक जा सकता था उसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं नेचर को। और जब हम नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, ये क्लाइमेट चेंज, बहुत सारा मतलब डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। तो ये एक थीम है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, नेचर को कंट्रोल करना ये। और सेकंड जो मतलब सिंबॉलिकली अगर हम इसको देखें, मेटाफोरिकली अगर हम देखें तो भी एक थीम है, वही इसका सेंट्रल थीम माना जाता है। तो हम पहला वाला भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईलाइट भी हम येलो से कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सेंट्रल थीम, ठीक है ना ये। तो नेक्स्ट मेटाफोरिकल थीम जो है वो हम क्या लिखेंगे, द मेन आइडिया प्रोजेक्टेड इन दिस पोएम through the metaphorical use of the bonsai tree is that stunting the growth of women is a clever trick played by the patriarchal society। कि ये bonsai tree को दिखाया गया है कि ये बन सकता था pine tree on a mountain, लेकिन हुआ bonsai tree। शो कर रहे हैं कि women रीच कर सकते थे इतना हाइट तक, लेकिन कर नहीं पाए ड्यू टू द प्रेशर्स ऑफ द सोसाइटी, और ऐसे bonsai जैसा छोटा सा बन के रह गया, ठीक है। The control begins early so that what could grow 8 feet high वो grow नहीं कर पाए, जो 8 feet grow कर सकता था that remained 9 inches। The women are so highly conditioned to live within the domestic walls, look attractive and do domestic chores that they start believing that they are small,
cozy, domestic and weak, and what to live protected only and can only live in a protected society, in a protected house which is in a pot. तो वो मतलब कंडीशनिंग इतना पहले से शुरू हो गया कि उसको लगा कि जब वो बड़ा हुआ तब उसको लगा कि मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है बाहर सर्वाइव करना, ठीक है। और उसको लगने शुरू हो गया कि शी इज़ स्मॉल, शी इज़ कोजी, शी इज़ कंफर्टेबल विद इन द हाउस, शी इज़ डोमेस्टिक, शी शुड नॉट गो आउट, ये उसको समझ में आने लगा, ठीक है। लास्ट लाइन, द एक्सट्रीम कंडीशनिंग, बहुत सारा कंडीशनिंग पहले से ट्रिमिंग करते करते, जैसे बॉन्साई ट्री का हाइट शॉर्ट हो गया परमानेंटली, वैसे कंटिन्यूअस ट्रिमिंग करते करते वो लड़की को ऐसे छोटा रखा गया, वो ब्यूटीफुल लगे, यही उसका मेन मोटो हो गया, ना कि उसको बाहर जाना है, कुछ करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, ऐसा कोई ड्रीम ही नहीं रहा उसका, ठीक है। ये कैसे शुरू हुआ? कंडीशनिंग से। क्रिपल हो गया उसका ब्रेन, वो सोच नहीं पाता है फ्रीडम के बारे में, ठीक है। तो थिंक इंडिपेंडेंटली, क्लेम फ्रीडम, ऐसे उसको कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रहा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न्स थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अभी जो करेंगे हम वो है क्वेश्चन नंबर 2 and 3 टुगेदर। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ पर्सनिफिकेशन, ये है पर्सोनिफिकेशन, ये है मेटाफर, मतलब ये क्या, किसके बारे में हम बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पर्सोनिफिकेशन, यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन करके कैसे थीम्स, रीडर्स अंडरस्टैंडिंग द पोएम्स थीम्स, जैसे पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे कौन सी जगह पे है, लाइन्स देखते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि कोजी, डोमेस्टिक, वीक, द पोएट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू द बॉन्साई ट्री, कि बॉन्साई ट्री हमको ऐसे लग रहा है कि बॉन्साई से वो गार्डनर बातें कर रहा है और बोल रहा है कि हे यू बॉन्साई, आप तो बाहर कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, आप तो बहुत वीक हो, आप तो बहुत कोजी हो। जैसे कि वो एक इंसान है जो ग्रो करेगा, जो वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा, डोमेस्टिक होगा कि बाहर जाएगा, ये सब, ठीक है। तो ह्यूमन क्वालिटीज़ दिए गए हैं इसको, इसीलिए ये है हमारा पर्सोनिफिकेशन। और क्या मतलब थीम के साथ कैसे वर्क करता है वो भी लिखना है यहाँ पे। 3-4 मार्क्स का तो आएगा ही, तो हम ये भी ऐड करेंगे कि दिस हेल्प्स टू कंपेयर द ट्री टू अ ह्यूमन बीइंग हु हैज़ बीन प्रून्ड एंड कंट्रोल्ड और कंडीशनड बाय द सोसाइटी, ताकि वो कभी ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे। हाउ डज द पोएम यूज मेटाफर ऑफ द बॉन्साई ट्री टू कमेंट ऑन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन वीमेन। मेटाफर दिखाएंगे कैसे, मतलब ये जो बॉन्साई ट्री के साथ कंपेयर करके सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन क्या है वीमेन से, ठीक है, और वो कैसे रहता है सोसाइटी में, क्या कंट्रोल कोशिश करते हैं मैन उस पर करने के लिए, वो सब। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बहुत सारा मेटाफर्स है, हम 2 के बारे में बताते हैं यहाँ पे। एंटायर पोएम ये एक मेटाफोरिक पोएम है, तो इसमें compares the bonsai tree to a woman who is shaped and controlled by societal norms and expectations। जैसे एग्जाम्पल 1 में crippled brain, hair in curlers, तो ये मेटाफर है ना, बॉन्साई का हेयर कहाँ से आया, बॉन्साई का ब्रेन कहाँ से आया, तो ये ब्रेन एक्चुअली बॉन्साई का नहीं है, ये मेटाफोरिकली पॉइंट कर रहे हैं विमेन की तरफ कि विमेन डू नॉट यूज़ देयर ब्रेन, आर नॉट केपेबल टू यूज़ द ब्रेन बिकॉज दे हैव बीन कंडीशनड फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले से इसको मोल्ड किया गया है, कंडीशन किया गया है, ठीक है, ताकि वो कभी फ्रीडम के बारे में सोच ना पाए, इंडिपेंडेंस के बारे में सोच ना पाए। सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, हेयर इन कलर्स, सभी सोचते हैं कि मुझे ब्यूटीफुल होना है, मुझे बहुत सारा मेकअप करना है, ठीक है, बाकी काम क्या करना है, पैसे कैसे कमाना है, वो सब तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लड़के लोग ही सोच लेंगे। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग देम कंट्रोल, कि अगर आप लोग पैसे नहीं कमाओगे तो आप फ्रीडम कैसे क्लेम करोगे। नहीं, आपके पास पैसे होगा तभी तो लोग, मतलब जैसे अभी बहुत सारा डिवोर्स होता है ना, एक नेगेटिव पार्ट है सोसाइटी का, कि अभी बहुत सारा विमेन ऐसे हैं कि वो उसे लगता है कि मैं क्यों डोमिनेटेड हूँ एक लड़कों से, इन लड़कों से, है ना, कि वाई शुड आई बी डोमिनेटेड बाई मेन, आई विल लीव एंड गो। तो इसकी वजह से डिवोर्स हो रहा है। पहले क्या था कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, पापा मम्मी भी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं यहीं पे रहती हूँ, जो मुझे ये मेरा हस्बैंड बोल रहा है मैं वही करता रहूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये हो गया 2 and 3, मतलब सेकंड थर्ड क्वेश्चन डन। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द 4th and 5th क्वेश्चन। अच्छा, 4th and 5th क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, व्हाट इज़ सिचुएशनल आयरनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि सिचुएशनल आयरनी, एक्सक्यूज मी,
सिचुएशनल आयरनी क्या है, मतलब ये जो वर्ड सिचुएशनल है इससे पता चल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं। तो ये कौन सा सिचुएशन है? इन अ वर्क ऑफ आर्टिफिस बाय मार्ज पियर्सी, हम डायरेक्टली आंसर आपको बोल रहे हैं इंग्लिश में, अगर आपको चाहिए इंग्लिश में लिख लो, अगर आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए समझ के इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। इन अ वर्क ऑफ आर्टिफिस बाय मार्ज पियर्सी, आयरनी लाइज इन द गार्डनर्स एटीट्यूड। पहले तो आयरनी के बारे में बोलेंगे कि आयरनी क्या है, फिर तो जाएंगे ना कि सिचुएशनल आयरनी क्या है अभी। तो आयरनी यहाँ पे है कि गार्डनर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द बॉन्साई ट्री, यही है आयरनी। The gardener whittles back the branches of the tree and croons, "It is your nature to be small and cozy, domestic and weak. How lucky little tree to have a pot to grow in." पहले वो प्रून करते हैं, शॉर्टन करते हैं, कंडीशन करते हैं लड़कियों को, जैसे बॉन्साई को कर रहे हैं, फिर उसी को बोल रहे हैं कि आपको तो रहना ही है इस जगह पे, ठीक है। मतलब सोचो, पहले मैं इसको छोटी कर रही हूँ, पहले इसको मैं कटिंग करके, प्रूनिंग करके इसका हाइट में शॉर्ट कर रही हूँ डेलिबरेटली, फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि अरे तुम तो ग्रो ही नहीं कर पाते हो, तुम तो बहुत ही वीक हो, तुम बाहर सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अरे मैं तो माउंटेन पे था ना, आपको किसने बोला मुझे यहाँ पे लाके ये छोटा सा पॉट में ग्रो करने के लिए, मैं तो वहाँ पे भी सर्वाइव कर रहा था, है ना। तो यही है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी लाइन्स इन द फैक्ट द ट्रीज नेचुरल इंक्लिनेशन टू ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, इसको ही शॉर्टन किया गया है, इसको ग्रो करने नहीं दिया है। अभी बोल रहे हैं कि आप तो वीक हो, आप तो डोमेस्टिक हो, आपको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप तो पॉट में ही आपका होम होना चाहिए। तो ये क्या है, ग्रो कर सकते थे, किसी और तरीके से ग्रो किया हुआ है, अभी उसी को क्वेश्चन कर रहा है कि तुम तो ग्रो नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं ग्रो कर पाते हो। ये है हमारा सिचुएशनल आयरनी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको। What is the effect of the poem's use of imagery? बहुत अनदर इम्पॉर्टेंट, ये इमेजरी का क्वेश्चन भी फिगर ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट हुआ है ना। इमेजरी कहाँ से आया, इमेज से आया ना, कि जब हम रीड करते हैं पोएम तो हमारे, जैसे मैंने पिक्चर्स डाले हुए हैं यहाँ पे, जब आप रीड करते हो तो आपके आंखों के सामने एक पिक्चर जैसा क्रिएट हो जाता है कि ये जो बॉन्साई ट्री है ये शायद माउंटेन में इतना सा लंबा चौड़ा ट्रीज़ था, अभी छोटा हो गया है, आपके सामने एक आया ना पिक्चर, तो वही इसको इमेजरी बोलते हैं, इमेज से इमेजरी। तो क्या लिखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ द पोएम्स यूज ऑफ इमेजरी एज हेयर इन कलर्स एंड हैंड्स यू लव टू टच। तो यहाँ पे द पोएम कंटेन्स विविड इमेजरी सच एज दीज टू, लव टू टच, हेयर इन कलर्स, विच सर्व टू रीइंफोर्स द थीम्स ऑफ कन्फाइनमेंट एंड डोमेस्टिकेशन। फ्रीली ग्रो कर सकते थे पाइन ट्री जैसे ऑन द माउंटेन टॉप्स, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, लेकिन आपको अलग से बॉन्साई प्लांट जैसा बनाया गया ताकि you look beautiful, hair in colors, you are looking beautiful and you stay controlled and you follow the societal norms of a patriarchal society, of a male dominated society, है ना। अच्छा है ना ये पोएम, बहुत ही अच्छा सा पोएम है, और मुझे भी लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ, सोसाइटी से ही आप देख पाए होंगे आपके चारों ओर ये सब प्रॉब्लम्स। अभी क्वेश्चन नंबर 6, How does the title A Work of Artifice relate to the themes and ideas exposed? मतलब इसमें हम बोलेंगे टाइटल के बारे में, स्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है, आयरनी भी अलग से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ये हम डिस्कस करेंगे अभी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम फिनिश करते हैं टाइटल, बाकी हम बाद में बाकी सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बोल रहे हैं। आप अगर यहाँ से स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया कि जो हमने यहाँ पे पढ़ाई नहीं किया है उसमें से आ गया। आप जो मैं बोल रही हूँ वो आप फॉलो करोगे तो आप फुल मार्क्स ला पाओगे। अभी लास्ट बैच में मेरा 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो प्राइवेट बैचेस में ज्वाइन किए थे, जिसको 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश लिटरेचर में मिला और लैंग्वेज में भी अच्छा ही मिला। और आप देखे होंगे कि जो फ्री यूट्यूब क्लासेस भी कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा मार्क्स आया, 96, 97, 93, सब ऑलमोस्ट अबव 90 मिले हैं, ठीक है। तो आप फॉलो करो, आपको भी अच्छा ही मार्क्स आएगा। वर्क ऑफ आर्टिफिस का क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाउ डज द टाइटल ना, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइटल। क्या बोलेंगे इसमें, टाइटल फर्स्ट इंग्लिश में सुन लो। टाइटल ऑफ द पोएम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स अ सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, ठीक है। इसका थीम हाईलाइट करते हैं, अगर ज़्यादा मार्क्स पे आए तो आप थीम भी लिख सकते हो यहाँ पे। क्या लिखोगे, आइडिया दैट वीमेन आर ऑफन सीन एज वर्क्स ऑफ आर्ट दैट आर क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय मेन इन द सोसाइटी। आर्ट
वर्क ऑफ आर्टिफिस। तो ये हम विमेन को ऐसे समझते हैं कि वो एक वर्क ऑफ आर्ट है जिसको हम सजा के घर में रखे, जैसे वॉल पेंटिंग रखते हैं ना वैसे रखे, खूबसूरत दिखे, बाहर से कोई लोग आए बोले कि बाप रे आपकी बीवी तो कितना खूबसूरत है, सेटिस्फाइड, ठीक है। फिर ये एक हुआ वर्क ऑफ, और आर्टिफिस इसका मतलब क्या है, मीन्स अ क्लेवर और कनिंग ट्रिक which implies that the shaping of the bonsai tree is a deliberate and intentional act rather than a natural process। ये naturally grow करने नहीं दिया है, अगर women को ऐसे normally छोड़े होते तो वो grow कर लेता बहुत हाइट तक, माउंटेन पाइन्स जैसे, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि बहुत ही ट्रिकीली, बहुत ही कनिंग, इन अ वेरी कनिंग वे, इन अ वेरी ट्रिकी वे, बहुत ही मतलब क्या बोले उसको हिंदी में, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, बहुत ही इन अ वेरी ट्रिकी वे इसने गार्डनर ने या फिर हस्बैंड ने या फिर फादर ने इसको कंट्रोल करके रखा है ताकि वो कभी ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। तो आर्टिफिस, cunning trick is called actually artifice. Next, this is an important metaphor for the societal pressures and expectations that women face, as they are often shaped and molded into particular roles and behaviors by cultural and societal norms। ये करते क्यों है, क्योंकि सोसाइटी का डिमांड है, ये सोसाइटी चाहते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल और ह्यूमन नॉट ह्यूमन बींग्स, लड़के चाहते हैं कि विमेन स्टे इन आवर कंट्रोल, वो उसको जॉब ना मिले, उसको एजुकेशन ना मिले, उसको बाहर का राइट्स ना मिले, ऐसे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। The title also suggests that the societal expectations placed upon women are artificial rather than natural। जैसे नेचुरल रहता तो ग्रो कर लेता, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली ट्रिक कर रहे हैं, इसीलिए तो विमेन ग्रो नहीं कर पाए, ये भी पॉइंट है। एंड एट दीज विमेन, पॉजिटिव साइड ये है कि अगर वो लड़की कोशिश करे तो वो she can break free from the shackles, she can break free from the constraints and live according to her own terms। वो रह पाता है, वो कर लेगा अगर कोशिश किया तो हमें ये सोचना है कि कैसे हम खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म बना पाए। हम 20th सेंचुरी का 21st सेंचुरी के लोग हैं, अभी हम बहुत पीछे नहीं है लड़कों से, तो हमें कोशिश ये करना है कि हम अपना एक्शंस ऐसे रखें कि we become equally capable as men and can stand on equal platforms now that we are getting enough amount of freedom, ठीक है। हमें इक्वलिटी ढूंढना है, ऐसा नहीं ढूंढना है कि हमें बहुत सालों से ये नहीं मिला तो अभी मिल रहा है तो अभी लड़कों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे नहीं, उसको मिले और हमें भी मिले। दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि लड़कों को मिलता नहीं था, मतलब लड़कियों को मिलता नहीं था तो अभी मिल रहा है तो उसको ज़्यादा दो, लड़कों को मत दो, ऐसा नहीं। स्टैंड इन द सेम प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे लोगों को ना फेमिनिज्म की डेफिनेशन के बारे में बहुत ही स्ट्रेंज सा आइडिया है कि शायद लड़की को ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, सेम होना चाहिए, इक्वालिटी, ठीक है ना। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। इसके सिवाय आप slothskill.com में जा सकते हो, वहाँ पे जाके आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से ये आप यहाँ पे टाइप करोगे slothskill, वेरी सॉरी, ये slothskill टाइप करोगे, यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, राइट। तो ये हम यहाँ पे अगर टाइप करेंगे, सर्च करोगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन वाला पार्ट पे अगर टाइप करो तो आपको पूरा टॉपिक दिखेगा, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स के साथ ही दिखेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये पूरा एक्सप्लेनेशन, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, गाइड बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया हुआ है, समरी है, समरी तो हमने यहाँ से पढ़ लिया ऑलरेडी। ये एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, स्टाइल है यहाँ पे, आयरनी, ठीक है, सिचुएशनल आयरनी, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल डिस्कस किए हैं हम, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं आज, ठीक है ना। ये इसका आंसर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये वीडियोज़ में है, तो वहाँ से आप रीड कर लेना, सुन लेना, आंसर्स बना लेना, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फैमिलीज़ के साथ शेयर करना। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक ऐसा है कि खुद आप ही पढ़ो, आपके पापा मम्मी जो लोग सोचते हैं कि विमेन एंड मेन आर नॉट इक्वल, वो सबको ये रीड करना चाहिए, पोएम सुनना चाहिए, ये आप उसे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो I hope you will like it, the whole topic. If you are till here, you must have been liking the video, and we are going to meet in the next class again. Hope to see you soon, and that's all. Thank you so much. Bye bye.